बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं बाकी खबरों की तरफ आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। अदलिया के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें एक खबर तो ये है कि कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला इतना आसान नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा वो मैंने कुछ खबरें इकट्ठी की हैं, मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। अभी कुछ और चीज़ें आपको बताऊँगा, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब को और मुझे लेकर, हालांकि मैंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया और थोड़ा सा हार्श था। लेकिन मामला ये है कि बहुत सारे लोग उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ से ऐसे चलाया कि शाहिद अफरीदी वर्सेस इमरान रियाज। बहुत सारे हमारे जो दोस्त यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बनाते हैं या वीलॉग्स करते हैं, उन्होंने भी ये किया कि शाहिद अफरीदी वर्सेस इमरान रियाज। तो भाई कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हो सकता है कि ऐसा वो थंबनेल लगाने से लोग उसको देखें ज़रूर, लेकिन मैं इमरान रियाज यहाँ पे बैठ के कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मेरा और शाहिद अफरीदी का किसी किस्म का कोई मवाजना नहीं बनता। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाहिद अफरीदी बहुत बड़े हीरो हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खेले हैं। हर नौजवान खिलाड़ी का ये ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले। शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वो पाकिस्तान टीम को मैचेस जिता चुके हैं अपनी बॉलिंग के ज़रिए से, अपनी बैटिंग के ज़रिए से। इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने मैच जिताया था, तो मैंने अपने कज़न्स को सबको कहा था कि आज के बाद इसको 7 खून माफ़ है, जब लगातार छिक्के उनके स्पिनर को मार दिए थे। मुझे आज भी याद है। और वो हर शॉट के ऊपर हमारा दिल धड़कता था कि पता नहीं कैच ही ना हो जाए। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो एक स्टार हैं, एक हीरो हैं। मेरा उनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बहुत फ़र्क है। मैं अपना काम करता हूँ, वो कौमी हीरो है और लोगों के साथ जो है वो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है। ऊंच नीच आती रहती है और उसकी वजह देखें, मैं सिंप्लीफाई और ज़्यादा कर देता हूँ। जब आप अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं ना और फिर आप एक साइड पे जुल्म के खिलाफ चुप रहते हैं, मजलूम के खिलाफ बोलते हैं और जालिम के खिलाफ आप चुप रहते हैं, तो फिर आप अपने आप को न्यूट्रल नहीं कह सकते। आपको ये कहना पड़ता है कि मैं इस साइड पे खड़ा हूँ। लेकिन जब आप न्यूट्रल कहते हैं तो फिर ये बड़ी लीथल है आजकल की यूथ। ये फिर जान जाते हैं कि ये हमारे साथ 2 नंबरी हो रही है, तो फिर वो अटैक कर देते हैं। एक्चुअली शाहिद अफरीदी साहब इस बात को फेस करें। देखिए, और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एहतजाज नहीं किया, या इमरान खान के ऊपर जब उनकी पार्टी पे या उन पे जुल्म हुआ या गोलियां लगी या उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो लोग नहीं बोले, उन्होंने इस पे एहतजाज नहीं किया, उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। देखिए ना, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर अटैक नहीं किया लोगों ने, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने भी इमरान खान का साथ नहीं किया जैसे शाहिद अफरीदी ने नहीं दिया। लेकिन मामला यह है कि वो बाकी मामलात के ऊपर भी चुप रहे। अपने आप को न्यूट्रल कह के जो जुल्म करने वाले हैं उनके साथ खड़े हो जाना और जो मजलूम है उसके ऊपर तनकीद करना, ये पाकिस्तान की यूथ बर्दाश्त नहीं करती। ये वजह ये है जिसकी वजह से अटैक आता है। अगर खामोश रहते शाहिद अफरीदी साहब, तो देखें वो हमारे हीरो हैं और वो रहेंगे क्रिकेट के मामलात में, बाकी मामलात में वो जो काम करते हैं गरीबों के लिए, मैं बहुत प्रेज करता हूं उनको। लेकिन ये जो मामला है जहां पे वो ये साबित करते हैं कि मैं न्यूट्रल भी हूं और इमरान खान को वो जहां दाव लगता है वहां गलत कह देते हैं, और जहां दाव लगता है वो पीडीएम को जो जुल्म करके आए, मैंडेट चोरी करके, उनको कहते हैं ये ठीक है। तो जब वो ये कहते हैं और अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको एक साइड लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारे और लोग साइड लेते हैं, जाकर अपनी साइड पे खड़े होते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो उनके मौक़िफ़ का एहतराम किया जाता है, इख्तलाफ भी किया जाता है और एहतराम भी किया जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी की साइड पर भी नहीं हूँ और फिर आप दाव भी लगाते हैं, तो फिर ये तो होता है। अदलिया के अंदर से ना कुछ खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हसनात मलिक साहब हैं, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये बातें की हैं। मेरी कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स से बातें भी हुई हैं, उन्होंने भी बड़ी खुलकर बात की है कि अदलिया में अब ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है कि अदलिया को उसकी स्पेस वापस मिलनी चाहिए। और इसमें जज साहिबान के दरमियान ये डिस्कशन भी मुबैना तौर पर हुई है। और जो अब फैसले सामने आना शुरू हुए हैं और जिस किस्म की डेवलपमेंट्स अदालतों में हो रही हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में, उससे ये पता चलता है कि जजेस को इस बात की बिल्कुल परवाह है कि चंद चीज़ों की वजह से या गुज़िश्ता 1 साल 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ उसकी वजह से अदलिया की क्रेडिबिलिटी को या अदलिया की जो अपनी स्पेस है उसको नुकसान पहुंचा है। तो अदलिया अपनी स्पेस वापस लेने की कोशिश करेगी। हसनात मलिक साहब ने भी ये रिपोर्ट किया, कुछ और जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं। क्योंकि मैं बराह रास्त अदलिया को कवर नहीं करता, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो मुझे अब आपको मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि कुछ केसेस की मिसालें भी मौजूद हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दावा किया गया कि शायद
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मशहूर है इस बारे में कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत तेज़ी से फ़ैसले देते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर फैसला दिया, और तहरीक इंसाफ ने कई मरतबा अदम एतमाद की बातें भी की उनके ख़िलाफ़ और उन पर एतराज़ भी उठाया। इसी तरह काजी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया कि जो 8 जजेज़ हैं उनमें से 7 एक तरफ हैं और एक जो चीफ जस्टिस हैं वो अकेले एक तरफ हैं। इस किस्म का दावा सामने आया, लेकिन चीफ जस्टिस का रोल बहरहाल बहुत बड़ा होता है। आने वाले दिनों में चंद केसेस का उन्होंने हवाला दिया कि फ़ौजी अदालतें जो हैं उस हवाले से केस है, इसमें पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। धांधली वाला केस जो है वो लेकर जा रही है अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ पे जजेस क्या करते हैं। फिर मखसूस नशस्तों वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जाना चाहती है। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में बताएंगी। अब मैं कुछ मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास खबर मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो कुछ भी हसनात मलिक साहब ने कहा, मैंने कुछ और सहाफ़ियों से जब बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने ये चीज़ें तकरीबन इससे मिलती जुलती हो रही हैं। काजी फ़ायद ईसा साहब का पूरा फोकस माजी की एस्टेब्लिशमेंट पर है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो बहुत मोहतात हैं, ये हसनात मलिक साहब ने कहा। एस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के हवाले से पॉलिसी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को कोई परेशानी नहीं है, हसनात मलिक साहब ने कहा। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और सरदार तारिक मसूद ने मिलिट्री कोर्ट वाले बेंच में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस अतर मनल्ला को शामिल नहीं किया था, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बनाकर सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दी थी। जस्टिस बंदोखेल और जस्टिस अतर मनल्ला को बेंच में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि उनका बुनियादी इंसानी हुकूक और शख्सी आज़ादियों के हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, हसनात मलिक साहब ने कहा। कुछ लोगों का ख्याल था कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को लीड फ्रॉम दी फ्रंट करते हुए मिलिट्री कोर्ट केस को सुनने वाले बेंच की सरबराही खुद करनी चाहिए थी, चाहे ट्रायल को दुरुस्त करार देते, हसनात मलिक साहब ने कहा। लाहौर हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग में एक जज ने सवाल उठाया कि पीटीआई की खवातीन कैदियों को जमानतें क्यों नहीं दी जा रही। कुछ जजेस ने इनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और कुछ ने मुखालफत की। अदलिया के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी है कि बस बहुत हो चुका, हमें अपनी खोई हुई स्पेस वापस लेना होगी, हसनात मलिक साहब ने रिपोर्ट किया। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में भी केसेस की तकसीम पर बहस हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक तरफ हैं और बाकी 7 जजेस दूसरी तरफ हैं। जजेस की तौहीन के नाम पर सहाफ़ियों को जारी होने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवालात उठाए और एतराज़ किया कि हमारे नाम पर ऐसा क्यों किया गया। अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमें अपनी खोई हुई साख को बहाल करना होगा। ये हसनात मलिक साहब ने रिपोर्ट किया। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अदलिया पर 8 फरवरी के नताइज का असर हुआ है, यानी अदलिया को यह समझ आ गई है कि पाकिस्तान के लोगों ने जो फैसले अदलिया से आए हैं उनके खिलाफ वोट डाल दिया है। यानी अदलिया से इमरान खान साहब को इतनी सारी सजाएं हुई, 31 साल की तो उनको जेलें हो गई हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के हक में वोट डाला और 8 फरवरी को इस मुल्क में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। लगता है अदलिया ने उसको पढ़ लिया है और उनको ये समझ आ गई है, इसका असर हुआ उनके ऊपर और इसके नतीजे में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं अंदर अंदर। लेकिन नीचे बहुत तब्दीलियां हैं, बहुत फ़र्क आ चुका है। जजेस ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि काजी फ़ायद ईसा एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की बजाय पीटीआई को सबसे बड़ा मसला समझते हों, ये भी हसनात मलिक साहब ने कहा। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद काजी फ़ायद ईसा साहब के डीएचए और शोहदा के हवाले से रिमार्क्स पर एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट इन रिमार्क्स पर नाराज़ होगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का मेन कंसर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में काजी फ़ायद ईसा ने रियासती बयानिए और अमल को किसी तरह से मुतासिर नहीं किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ उमर ता मदयाल साहब के दौर में मिल रहा था वो काजी फ़ायद ईसा साहब के आते ही बंद हो गया, ये भी हसनात मलिक साहब ने कहा। एस्टेब्लिशमेंट को असल में जिन चीज़ों पर कंसर्न है इन पर काजी फ़ायद ईसा मुकम्मल खामोश है, बावजूद इसके कि इमरान खान ने इनको लेटर भी लिखा था, हसनात मलिक साहब ने कहा। एक ख्याल यह भी है कि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों के बाद अब मुतमईन है कि इनको अदालतों से छोटा मोटा रिलीफ मिल भी जाए तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई अंदरूनी तौर पर उलझ चुकी है, अब ये कोई मौसर तहरीक नहीं चला सकते। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज हैं।
इन जजेस के बाद जितने भी एमपीओ ऑर्डर्स के केसेस लगे वो एमपीओज 100% मुस्तरद हुए। ये याद रखिएगा आप। इन 7 जजेस के बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए जिस जिस की दरखास्त गई वो 100% मंजूर हुई। ये भी आप याद रखिएगा। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन कहीं और से लेकर बता रहा हूं। और जिनको नहीं मिलने दिया गया, एक्सेप्ट होने के बावजूद जिनको इजाजतें मिल गई 100%, और जिनको नहीं मिलने दिया गया, अदालती हुक्म के बाद इन पर जवाब तलब किया गया और फिर इंदिया दिया गया कि जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वो जेलर ने गैर मशरूत माफी भी मांगी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी के एमपीओ जारी करने के इख्तियारात को ही कलअदम कर दिया था। ये भी इसकी एक मिसाल है। यानी जो जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं उसको तकरीबन जो बाकी जज साहिबान हैं वो उससे इत्तफाक नहीं कर रहे। ये एक सिचुएशन पैदा हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना तौर पे इन रिपोर्ट्स के मुताबिक। जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत में डीसी इस्लामाबाद को 6 माह, एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह और मुतल्लिका एसएचओ को 2 माह की सजा सुनाई थी। और एक और चीज़ यह है कि इमरान खान के जो जेल के ट्रायल के खिलाफ एक दरखास्त आई थी, चीफ जस्टिस ने जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने उनका यह हुक्म कलअदम करार दे दिया था जेल ट्रायल वाला। बाद में वो जेल ट्रायल ही हुआ था, लेकिन वो नई शराइत के साथ नए तरीके से हुआ था। इसके अलावा एक और चीज़ भी हुई थी कि जो साइफर का है इन कैमरा ट्रायल जो है उसका किया जाए, उसको भी कलअदम करार दिया था बाद में जजेस ने। तो इस तरह ये बात अब नज़र आ रही है कि जो जजेस की अक्सरियत है वो 8 फरवरी पे नवश्ता दीवार पढ़ने के बाद वो ये बात समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर उनके फैसले वक़्त खो देंगे, या पाकिस्तान की आवाम के अंदर अदलिया की जो अहमियत है वो नीचे चली जाएगी और उनकी साख ख़राब हो जाएगी। और उसको बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि अदलिया अपनी स्पेस को वापस ले और बग़ैर दबाव के आज़ादाना तौर पे खुलकर फैसले दे। और अगर ये खुलकर फैसले आना शुरू हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब ज़्यादा देर तक कैद नहीं रह पाएंगे। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, उनको ज़्यादा देर तक अंदर रखना फिर मुमकिन नहीं होगा। ये बड़ी साफ और क्लियर बात है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बने हैं वो फेयर ट्रायल के नतीजे में नहीं बने, उजलत वाले ट्रायल थे, गलतियों से बने हुए ट्रायल थे। और केसेस की नौयत भी आपके सामने। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ा खौफनाक केस आज से 1 साल पहले दायर किया गया था। आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो केस किस बंदे ने दायर किया था। एक बहुत बड़े मुनसिफ हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े मुनसिफ, उनके दामाद के ड्राइवर ने केस किया हुआ था। और जिन वकीलों के थ्रू केस किया हुआ था वो करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ पूरा का पूरा जो है वो एक सिस्टम काम कर रहा था। तो वो सिस्टम काफ़ी देर तक काम करता रहा, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक काम करती नहीं हैं। कहीं ना कहीं जाकर इनमें रुकावट पैदा हो जाती है, या अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में या लोगों की राय आमा के नतीजे में सोच बदलना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि वफाकी काबीना के अंदर जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उस पर नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाना था। उनकी पार्टी ने उनसे ये वादा किया, सब ने उनको ये ख्वाब दिखाए। मियां नवाज शरीफ साहब इसी ख्वाब को लेकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान में फिर लाहौर पहुंचाया गया, फिर जैसे उनका इस्तकबाल हुआ, जैसे हर तरफ से लोग इकट्ठे करके मीनार पाकिस्तान में पहुंचाए गए। लेकिन इसी में पता चल गया कि मियां साहब की मकबूलियत कितनी है। मियां साहब अपनी मकबूलियत साबित नहीं कर पाए, और यही एक वजह है कि मियां साहब आज किसी से गिला और शिकवा कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो गिला और शिकवा करते हैं वो मियां साहब का हल्का 130 खुल जाता है और मियां साहब यास्मीन राशिद से अपनी सीट हार कर तारीख में एक ऐसा नाम लिखवा लेते हैं कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म यास्मीन राशिद साहिबा से अपने आबाई हल्के से, जहाँ से वो हमेशा इलेक्शन जीतता था, वहाँ से इलेक्शन हार गया है। तो मियां साहब के लिए बहुत अजीब और ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशन हो जाएगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वादे तो वज़ीर आज़म बनाने के थे। इलेक्शन से 2 दिन पहले जो पूरे सफ़े के इश्तिहारात छपे थे उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो है वो बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, बिल्कुल अखबार में ख़बर की तरह की वो छापी गई थी। उस पर बहुत तनकीद भी हुई थी पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के ऊपर। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बनना तो उनको वज़ीर आज़म था 4थी मरतबा, लेकिन वो पंजाब हुकूमत के मुशीर बन गए हैं और अब सिर्फ मरीम नवाज़ को मशवरे दे रहे हैं। यानी इतनी नीचे तक मियां साहब पहुंच गए हैं। और जो वफाकी काबीना के अंदर बंदे शामिल हो रहे हैं, यहाँ मियां साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मियां साहब कर कुछ नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब करना कुछ नहीं चाहते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जो भी कहा जाता है वो आंखें बंद करके उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। इस काबीना के अंदर
2 से 3 ऐसे वज़रा शामिल हैं जो शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनकी काबीना के अंदर 2 से 3 ऐसे नाम शामिल हैं जो शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं और शहबाज शरीफ से ज़्यादा मुअस्सर हैं। तो नवाज शरीफ तो ऐसी चीज़ कभी कबूल नहीं करते मेरे ख्याल में, और उनकी सियासत का जो इख्तिताम हो रहा है नवाज शरीफ का, वो इंतहाई मायूस कुन है। यानी ऐसा बुरा इख्तिताम किसी की भी सियासत का नहीं होना चाहिए जैसा इख्तिताम नवाज शरीफ साहब की सियासत का हो रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आए और वो एक सूबाई हुकूमत का मुशीर बन के रह जाए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा ये है कि उसका भाई अगर वज़ीर आज़म बन भी गया है तो वो अपनी काबीना को अपनी मर्ज़ी से ना बना पाए, ये भी बहुत बदकिस्मती की बात है। और काबीना के अंदर ऐसे वज़ीर मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म से ज़्यादा तगड़े हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।